होते हैं दे आर यूजुअली स्टेबल पेशेंट, और जो ए फिप के पेशेंट होते हैं दे आर अनस्टेबल पेशेंट। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया है। ए फिप के अंदर रेगुलर रिदम होता है और एटिल फ्लटर में रेगुलर रिदम होता है। ठीक है जी, उसमें जो रेगुलर रिदम है और इसके दरमियान आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। एंड देयर इज मल्टीपल साटोथ अपेयरेंस। ठीक है जी, क्या होती है? साटोथ अपेयरेंस। जो पी वेव पैटर्न है वो साटोथ अपेयरेंस होती है, लेकिन जो ए फिब है उसमें पी वेव डेफिनेट नज़र नहीं आती और इसमें इरेगुलर रिदम होता है। ठीक है जी, इसमें ना जब हम स्टेटोस्कोप रखते हैं पेशेंट की चेस्ट पे तो हमें जैसे मिसाल के तौर पे रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक किस्म की जैसे गर्गलिंग साउंड आती है और रेट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उस मरीज़ की पल्स चेक करते हैं ना आप उसको सही तरीके से फील नहीं करेंगे, क्योंकि ईट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग इन सच अ फास्ट रेट कि वो डायस्टोलिक टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब डायस्टोल नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट कम है तो आपको पल्स जो है वीक फील होगा कि स्ट्रांग? वीक। तो ऐसा पल्स आप फील करेंगे जैसे पल्स है नहीं, दैट इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। क्या है? पल्स डेफिसिट। तो पल्स डेफिसिट इज आल्सो सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट। ठीक है जी, लेकिन इसकी जो काजेज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव डिजीज़ है, ठीक है जी, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टिगेशन का बताना है तो पहला तो ईसीजी करते हैं और सेकंड पॉइंट ईको करते हैं। क्या करते? ईको। इसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन डिपेंड अपॉन द काज ऑफ एफिब। तो हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, और सम टाइम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन काज इरिथमियास, क्या करा सकती है? इरिथमियास करा सकती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखाया है कि हाउ टू डील द पेशेंट ऑफ एफिब, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन आइदर द पेशेंट इज स्टेबल और अनस्टेबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फिर इसके बाद एमआई की ईसीजी हमने डिस्कस की है कि विच लीड्स, जैसे लास्ट टाइम इन दोस्तों में से एक बंदा बता रहे कि एंटीरियर वाल एमआई ईसीजी एक आई थी और जस्ट आस्क कि विच आर्टरीज अक्लूड, तो इसने कहा लाडा, बात ख़त्म, उसको पास किया। ठीक है जी, देखिए वो एग्जामिनर की मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपसे एक सवाल करता है, दो सवाल करते हैं। ठीक है जी, लेकिन कहने का मतलब आप लोगों ने अपने साइट पे कम से कम उस डिजीज़ का काज 2-3 याद रखने हैं, उसकी सिम्टम 1-2 याद रखने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन और साथ में उसकी ट्रीटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये 4 स्टेप्स है जो आप लोगों को आना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीरियर वाल एमआई इज़ अ मेजर एमआई जिसमें V1 से लेके V4। ठीक है जी, फिर इसके बाद जैसे लेटरल वाल एमआई और इन्फीरियर वाल एमआई। पोस्टीरियर वाल एमआई इसमें रिसिप्रोकल चेंजेस मिलती है, जैसे लीड V1 से लेके V4 और इसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कभी कभार ना आप लोगों को मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे, चलो वो मैं आखिर में जो डिस्कस करता हूँ वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन वो मैं एंड पे बताता हूँ। पहले हम चलते हैं कि कौन कौन सी ईसीजीज हमने मज़ीद जो है वो डिस्कस करनी है। देखें इस ईसीजी में चले लेट्स सी एंड टेल मी द चेंजेस कि इसके अंदर कौन कौन सी जैसे चेंजेस आप लोगों को दिखती है। Take a time 1 minute, 1.5 minute and just see what are the changes you see in this ECG. ओके, डोंट से, देखिए ये जो है ना ये टी वेव है, ये ST सेगमेंट नहीं है। ठीक है जी, ST सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो आपको ना एक डेफिनेट जो है ना वाज़ेह पता चलता है कि कौन सी अपवर्ड है या कौन सी जैसे कभी कभार टी वेव जैसे थोड़ी सी ऊपर आती है तो भी उसको खींचती है ST सेगमेंट, लेकिन इसका जो अपवर्ड है वो हमें नज़र आती है। तो व्हाट यू पीपल से जस्ट लुक टू 2-3 एंड ऑफ AVF, इसमें क्या है? शाबाश, 2-3 AVF में कोई है कि नहीं? नो। ठीक है, लीड V5 और V6 और AVL में है कि नहीं है? तो मतलब V5 के अंदर आपको चेंज नज़र आ रही है, V6 देखे और AVL, तो AVL में प्रोमिनेंट है कि नहीं है? ओके, फिर इसमें लीड V1 से V4 तक इसमें कितने में है? मिसाल के तौर पे आप लोगों को चेंज नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, लेकिन ये तो नहीं है ना, ये वाले ये तो नहीं है, दैट इज़ अ लेटरल वाल एमआई। ये क्या है? लेटरल वाल एमआई। तो नेवर डिसाइड योर डायग्नोज ऑन जस्ट लीड वन, जस्ट यू हैव टू कंपेयर विद अदर लीड, क्योंकि व्हाट वी से कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एमआई देयर शुड बी ST सेगमेंट एलिवेशन एटलीस्ट
टू लीड्स के टू लीड्स के अंदर हमें ST सेगमेंट एलिवेशन मिलनी चाहिए, सो दैट इज लेटरल वॉल MI, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया बैक एंड पे यार बात बिल्कुल ना करें, आप लोग को मैंने कल भी बताया था बट आई डोंट नो। वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया इज अ कंडीशन इन विच द फास्ट हार्ट रेट अकर इन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर अगर कोई ऐसी इशू आ जाए जिसमें हार्ट रेट इज़ वेरी फास्ट बट इसकी जो ओरिजिन है वो वेंट्रिकल है, इसको वी टेक कहते हैं। वी टेक से मुराद वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया होता है। वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया किन किन पेशेंट में होती है, दैट इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ के अंदर, आयोटिक स्टीनोसिस एंड हार्ट अटैक जैसे MI। तो ऑल दोज कंडीशन जैसे कार्डियोमायोपैथीज, इनके अंदर भी वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। और मोस्ट कॉमन जो एरिथमिया है आफ्टर MI वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स होती है, या वी टेक होता है या वी फेब होता है, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया? हाँ एक मिनट नहीं टाइप्स वो तो डिपेंड अपॉन द QRS करते हैं। अदर टाइप्स, ब्रॉड टाइप्स बताए इन द होल क्लास। ओपन क्वेश्चन। टॉर्सा दी पॉइंट, ठीक है जी, इट इज अ वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया। टॉर्सा दी पॉइंट इज अ टाइप ऑफ विच वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया? हाँ वो तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया इट में बी मोनोमॉर्फिक टैकेकार्डिया, इट में बी पॉलीमॉर्फिक टैकेकार्डिया, ठीक है जी। तो वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया जो है इसके ना दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक, ठीक है, मोनोमॉर्फिक टैकेकार्डिया, ठीक है, मोनोमॉर्फिक। और एक क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक टैकेकार्डिया। इसके दो टाइप्स होते हैं, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि जो वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया का पेशेंट आता है इन दोनों के अंदर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होगी, दैट इज़ व्हाई इट इज टैकेकार्डिया। टैकेकार्डिया है तो उसमें हार्ट रेट इज़ मोर देन 100 होती है। देखें थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर एक पेशेंट है, जस्ट इसको ना माइंड में रखें, आगे मैं आप लोगों को और चीज़ें जो है ना समझाऊंगा। इस तरह का ECG आता है, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर ऊपर लंबे लंबे हमें ये जो अप डाउन नज़र आ रहे हैं, ये P वेव तो हो नहीं सकती, ये R जैसे है। कौन से है? R जैसे है। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखें, एक तो ये है, देखिए दूसरा जो है जैसे मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा कि इसमें कौन सी आप लोगों ने याद रखनी है। एक ये है, अब इसमें ये भी R जैसे है, ठीक है जी। तो जहाँ पे R है, QRS है, R इट इज़ अ वेंट्रिकुलर इवेंट। ये क्या होता है? वेंट्रिकुलर, क्योंकि जो P वेव है इट इज़ अ एट्रियल इवेंट, वो एट्रिया है, और QRS क्या है? वो R है, ठीक है जी। अब इधर देखिए वेंट्रिकल से फोकस हेयर। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो R है ना, इसमें एक ख़ास किस्म की आपको जैसे सिमेट्री नज़र आ रही है, ऐसा कि नहीं कि मतलब एक जैसे नज़र आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप इसमें देखें ना, इसमें हमें जैसे एक जैसी चीज़ें कम नज़र आ रही है। अगर आप देखें थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे अगर इसको हम इसकी अपवर्ड स्लोप देखते हैं ना, ये राउंडेड है। क्या है जी? क्या है? राउंडेड है। नीचे आते हैं, ये भी राउंडेड है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंटेड है। क्या है? पॉइंटेड है। फिर नीचे आते हैं तो क्या है? राउंडेड है। ऊपर क्या है? पॉइंटेड है। समझ रहे कि नहीं? और कभी कभार जब आप थोड़ा बहुत आगे चलते हैं ना, आगे, तो फिर इसी तरह आता है। देखें फिर मिसाल के तौर पे इसी तरह आता है। फॉर एग्जांपल के नीचे क्या बन जाता है? पॉइंटेड, और ऊपर राउंडेड। तो ऐसा ECG जिसमें रेट 100 से क्या हो? ज़्यादा हो, रेट 100 से ज़्यादा हो, बट इसकी जो एंड्स है इट ट्विस्ट अगेन एंड अगेन। समझ रहे कि नहीं? ये बात बहुत अहम बात मैंने बताई थी, ट्विस्ट कर रहे। ट्विस्ट मीन कि कभी पॉइंटेड ऊपर जाए तो कभी नीचे आए, कभी राउंडेड ऊपर जाए तो कभी नीचे आ जाए। तो इसको टारसा दी पॉइंट इसलिए कहते हैं, टारसा ट्विस्टिंग ऑफ दिस एरिया। समझ रहे कि नहीं? सो टारसा दी पॉइंट, ये एक नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा कि टारसा दी पॉइंट, ठीक है जी। ये एक किस्म का वेंट्रिकुलर टैकेकार्डिया होता है, टारसा दी पॉइंट। टारसा दी पॉइंट के अंदर ट्विस्टिंग ऑफ द इवेंट्स होती हैं। इसमें कोई चीज़ ऊपर जा रही तो कोई नीचे आ रही, बट इसमें वेंट्रिकुलर इवेंट एक जैसे नहीं होंगे। टारसा कम फ्रॉम ट्विस्ट। टारसा किससे आए हैं? ट्विस्ट से आए हैं।
तो इसमें कभी वेंट्रिकुलर इवेंट ऊपर जा रही है तो कभी एकदम नीचे आ रही है, कभी थोड़ा ऊपर जा रही है तो एकदम ज़्यादा नीचे आ रही है। तो इसमें अगर आप एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा करेंगे ना तो आपको ऊपर नीचे इक्वलाइब्राइजेशन इसके अंदर हमें नज़र नहीं आती। अगर इसमें आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जैसे ड्रा करें तो जितनी ऊपर है उतना ये नीचे है, तो इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है, इसकी शेप एक जैसी है, इसकी शेप एक जैसी नहीं है। तो ऐसी वेंट्रिकुलर इवेंट ये दोनों आर आर जैसे है, तो एट्रियल इवेंट है कि वेंट्रिकुलर? वेंट्रिकुलर है। आई है वेंट्रिकल्स है, बट इसमें सिमिलैरिटी है, शेप क्या है? सेम है। तो इसका मतलब एक फोकस है, एक एरिया है वेंट्रिकल के अंदर जहां से ये एक जैसे फायर कर रही है। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसकी मॉर्फोलॉजी शेप एक जैसी है कि डिफरेंट है? एक। तो मोनो और पोली, दैट इज अ मोनोमॉर्फिक टैकिकार्डिया। ये क्या है? मोनोमॉर्फिक टैकिकार्डिया। बट अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें मल्टीपल फोकाई हो सकती है, कोई एक जैसा फायर कर रहा है, कोई दूसरे जैसा फायर कर रहा है। तो हमें ईसीजी के अंदर जो पैटर्न नजर आती है वो हमें मल्टीपल नजर आती है, एक जैसे नजर नहीं आती है। सो दैट इज अ पॉलीमॉर्फिक टैकिकार्डिया होता है। सो टार्सा दी पॉइंट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। समझ रहे कि नहीं? तो यू पीपल शुड नो कि टार्सा दी पॉइंट जो है वो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर क्या होता है? टैकिकार्डिया होता है। अभी आगे आप लोग को डिस्कस कराऊंगा कैसे याद करेंगे, बट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों, देखिए बात वही है ना, आप लोग इसलिए है कि नारीवर में कहीं हेल्प मिला है, पास हुए है तब आए है ना, ऐसा कोई नहीं आया है। मैं वही बात कह रहा हूँ, इससे वो कई गुना आसान सवाल पूछेगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी चलो एक दो स्टूडेंट जैसे होते हैं अच्छा पढ़ने वाले, तो उनके लिए हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, बट मेरा ज़मीर नहीं अलाउ करता कि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है इससे ऊपर हम जाए। समझ रहे कि नहीं? हम वो नेवर एवर आस्क बाय एनआरई स्टेप 2 कि भाई पॉलीमॉर्फिक क्या है, मोनोमॉर्फिक क्या है, ब्रॉड कम्प्लेक्स क्या है, नैरो कम्प्लेक्स क्या है, ये सारा हम FCPS पार्ट 1 में देखेंगे। बट सवाल ये है, क्या पता इस स्टूडेंट ने 10 किताबें पढ़ी हो, उस बेचार ने एक भी नहीं पढ़े, उसने जस्ट पास किया है। समझ रहे कि नहीं? तो हमें सबको लेके चलना है, बट मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ, इससे अपने आप को प्रेशराइज ना करें। इस तरह के क्वेश्चन वो नहीं आते या नहीं लाते, ऐसा ना हो कि घर जाके 24 घंटे इस पे लगाए कि पॉलीमॉर्फिक क्या था, मोनोमॉर्फिक क्या था। ये जस्ट आप लोगों की बैकअप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर वो पूछे कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है तो डॉक्टर साहब कैन यू टेल मी द अदर टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो अगर आप ये बताएं कि सर इट में भी मोनोमॉर्फिक, इट में भी पॉलीमॉर्फिक, तो उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छी जाएगी। समझ रहे कि नहीं? ये इंप्रेशन के लिए, लेकिन पास होने के लिए वो जो पूछेंगे वो इंशाल्लाह आप सब लोगों को आएंगे, वो इतना डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती, ठीक है जी। जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सो दैट इज मोनोमॉर्फिक, दैट इज पॉलीमॉर्फिक। इसमें पेशेंट यूजुअली स्टेबल होते हैं, इसमें अनस्टेबल होते हैं। तो आज के बाद टार्सा दी पॉइंट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। लेकिन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के जो पेशेंट आते हैं ना, और से सुने, इसमें ECG फाइंडिंग, अब ये याद करने वाली चीज़ है, ECG फाइंडिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर फॉर एग्जांपल वाइट QRS कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है? वाइट QRS। हमें QRS ऐसे ऐसे कुले कुले नजर आएंगे, वाइट नजर आएंगे, ठीक है जी। फिर रैपिड रेट, टैकिकार्डिया है ना, तो हार्ट रेट क्या होगी? ज़्यादा, इट मस्ट बी मोर देन 100 बीट पर मिनट। फिर इसके बाद रिदम इज रेगुलर होगी, और इसमें हमें P वेव नहीं नजर आएगी, डिसोसिएट P वेव हमें प्रॉपर कुछ नजर नहीं आएगी। तो नो P वेव, regular rhythm, white QRS and rate is more than 100. These are the 4 important ECG point of ventricular tachycardia. देखें, मैं आप लोगों को ना जाने से आगे पहले एक माइंड में विजुअल बना रहा हूँ कि आप लोगों ने ECG में आगे अभी से क्या सोचना है। समझ, एक खाका, एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखें। अब ये एट्रियल इवेंट है कि वेंट्रिकुलर है? वेंट्रिकुलर है। अब समझ रहे कि नहीं? अब इसके बीच में से मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे ये हमारे पास बिग स्क्वायर है कि नहीं, ECG पेपर पे होगा ना, बिग स्क्वायर है। तो हर देखे, अब ये एक R है, ये भी R है, सारे क्या है? R है, ऐसा है कि नहीं? तो सारे R के दरमियान कितने कितने बिग स्क्वायर हैं? 1। तो रिदम इज रेगुलर, इस तरह याद रखे, रिदम इज रेगुलर। इसका मतलब इसके अंदर रिदम क्या है? रेगुलर है। 300 रेट है कि नहीं है? कि अगर हम 300 डिवाइड बाई 1 करेंगे 300 आएगा, तो उसका हार्ट रेट कितना है? 300 है। अब सवाल ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर कोई बंदा इस ECG को जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे ड्रा करे, देखें ऐसे,
कि मिसाल के तौर पे ये हमें आर आर जैसे ही दिखते हैं, ये वाले ये आर आर जैसे दिखते हैं, लेकिन अब ये जनाब ब्रॉडर नहीं है, ये बहुत क्लोज आ चुके हैं। अब समझ गए कि नहीं? इससे जो बंदा सीखेगा आगे ईसीजी देख कर बताएगा कि क्या है। इसमें आर आर बहुत मतलब एक दूसरे से स्पेस पे नज़र आते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। तो इसमें रेट मजीद क्या होना चाहिए, हाँ जी, स्पेस तो कम हो गई, तो अब कम्प्लेक्स शायद आधा भी आ जाए, समझ रहे कि नहीं, बिग स्क्वायर जो है आधा आधा आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसका रेट इससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आर आर है तो इवेंट वेंट्रिकुलर है कि एट्रियल वेंट्रिकुलर है, तो अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। क्या है, फिब्रिलेशन है। आप समझ गए कि नहीं? मतलब अगर रेगुलर रिदम है, वाइट क्यू आर एस है, तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, और जहन में लाए कि आर आर जैसा है बट बहुत क्लोज है, तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। एक पॉइंट आप लोग को जस्ट सिखाओ, अगर ये चीज़ आप लोग के माइंड में बैठ गई ना, तो देखे पहले आप लोग इसको देखे, फॉर एग्जांपल इस ईसीजी को देखे, समझ रहे कि नहीं? इस ईसीजी को अगर हम देखते हैं, ये आप लोग को उधर से जैसे पी वेव नजर आए कि आर आर है, आर आर है, वेंट्रिकुलर इवेंट है, और ये बिल्कुल क्लोज है कि वाइड वाइड है, इट इज अ टिपिकल वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ये वेंट्रिकुलर क्या है, टैकिकार्डिया है, ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसमें आप लोगों को ना एक सीक्वेंस नज़र आ रही है, लेकिन इसी को ना माइंड में रखे, अभी मैं पीछे आ रहा हूँ कि हमने कैसे करना है इसको याद, इसको माइंड में जस्ट याद रखे कि इसको आप लोगों ने यहाँ पे देखे, आगे जब हम पढ़ेंगे इसको देखें। अब देखें ये ईसीजी में देखें उससे एस कंपेरेटिवली क्लोजर हो रही है, और कुछ ईसीजी तो ऐसी आती है जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है ये वेंट्रिकुलर क्या है, फिब्रिलेशन है, ठीक है जी। फिब्रिलेटरी वेव जो होती है ना वो बहुत क्लोज आ जाती है, और टैकिकार्डिया के अंदर थोड़ा सा वाइट क्यूआरएस आते हैं, ठीक है जी। तो है दोनों वेंट्रिकुलर इवेंट, बट एक में जो है ना टैकिकार्डिया में पेशेंट ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, फिब्रिलेशन में ज़्यादातर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की बात हमने की है, तो इसमें आप लोगों से ना वो ये सवाल करेंगे इसकी मैनेजमेंट बताएं, तो आप लोगों ने ये हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद करना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया भी एक स्टेशन को आया था, बट नोबडी नो हाउ टू मैनेज दिस पेशेंट, ठीक है जी। तो देखिए नंबर 1 इनिशियल असेसमेंट, हमें ये देखना है कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, कि हमें इससे पहले एयरवे सिक्योर करना है। टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एंड फिब्रिलेशन बोथ आर इमरजेंसी, ये क्या है, इमरजेंसीज है। तो उसमें हमने पहले असेसमेंट करनी है, फिर इसके बाद हमने पेशेंट की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। यू शुड डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, आइदर द पेशेंट इज स्टेबल और अनस्टेबल। अगर वो अनस्टेबल है, इट्स मीन द पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन, शॉक में है या हार्ट फेलियर में, सेम कंसेप्ट है, तो अनस्टेबल है। बट अगर मिसाल के तौर पे उसकी परफ्यूजन ठीक है, पल्स वगैरह ठीक है, वाइटल्स ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं है, हार्ट फेलियर में नहीं है, या कभी कभार पेशेंट जो है माइल्ड सिम्टम एसिम्टोमेटिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल कहते हैं। बट यूजुअली पेशेंट चेस्ट पेन में तो आता है, पल्पिटेशन में आता है, बट पेशेंट बातें कर सकता है, उसकी परफ्यूजन इंटैक्ट है, तो हम किस में रखते हैं, स्टेबल पेशेंट में रखते हैं। अब अगर पेशेंट हमारे पास पेशेंट जो है ना वो क्या है, अनस्टेबल है, तो डीसी कार्डियोवर्जन करते हैं। अब समझ गए कि नहीं? कोई भी रिदमी आ जाए, पेशेंट इज अनस्टेबल, डीसी कार्डियोवर्जन इज द बेस्ट वे टू गो विद इट। अगर अनकॉन्शियस है या पल्सलेस है, तो पहले क्या करेंगे, डिफिब्रिलेट, जैसे शॉक देंगे 200 जूल का शॉक देंगे, डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे, और इसके बाद अगर पेशेंट रिवाइव ना करे, सो दैट इज द टाइम टू स्टार्ट सीपीआर। क्या करेंगे, सीपीआर, और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे। अब सीपीआर का तो स्टेशन ही अलग है, लेकिन ये स्टेप्स है मैनेजमेंट के अंदर जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के पेशेंट ज़्यादातर फिब्रिलेशन में जाते हैं, और ये कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं। किस में जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट। देखिए गाइडलाइन ये कहती है, व्हेन अ पेशेंट इज कोलैप्स, पेशेंट कोलैप्स कर गया, अनकॉन्शियस हो गया, क्योंकि इन दीज केसेस पेशेंट इज व्हाट, अनकॉन्शियस एंड पल्सलेस। क्या है, पल्सलेस। मरीज है या कोई आम हेल्दी इंडिविजुअल है, वो रास्ते में जाते जाते गिर गया और वो बेहोश हो गया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बेहोश हो गया और इसकी जो नब्स है वो पल्स आपको फील नहीं हो रहा, सो पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। किस में है, कार्डियक अरेस्ट। देखिए हार्ट फेलियर अलग चीज़ है कि दिल जो है वो काम नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर के अंदर पंपिंग इज देयर, बट नॉर्मल से क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वो अंडर वर्क कर रहा है, जो बॉडी की डिमांड को फुलफिल
नहीं कर रही है। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं 20 साल 30 साल 40 साल से उनको हार्ट फेलियर होता है, वो मेडिकेशन पे होते हैं, वो अपनी मेडिसिन खाते हैं, अपना काम काज करते हैं, लेकिन उसमें जैसे न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है, NYHA है, वो कहते हैं कि देयर इज सम डिग्रीज लाइक ग्रेड 1 2 3, तो उसकी लिमिटेशन फिजिकल एक्टिविटी में होती है, लेकिन वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। बट कार्डियक अरेस्ट पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है। क्या होता है? अनकॉन्शियस, वो इमरजेंसी है। तो आपने पेशेंट को पहले टेप करना है कि हेलो हेलो, ठीक है जी। इफ द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्ड देन यू कैन आस्क फॉर द हेल्प एंड स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यू कैन गो फॉर CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे। लेकिन इसके साथ पेशेंट को हम अगर ड्रग्स देते हैं, द बेस्ट ड्रग, तो फिर हम जैसे CPR भी करेंगे, यू आर इन द हॉस्पिटल सेटअप, साथ साथ अमायोडिरोन भी देंगे और मैग्नीशियम चेक करेंगे। मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लो है तो हम बाहर से क्या देंगे? मैग्नीशियम भी देंगे। बट अमायोडिरोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, स्पेशली इज एंटी इरिथमिक एंड वी टेक एंड वी फैब एज वेल, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया पेशेंट में ज़्यादातर अमायोडिरोन देते हैं, ठीक है जी। अब सवाल ये है, ये हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं और पेशेंट में CPR तब तक करेंगे जब तक वो रिवाइव ना करे, ठीक है जी। कभी कभार हम थक जाते हैं तो हमें साथ कोई हेल्थ असिस्टेंट लेना होता है कि वो आपकी जो है ना, जब आप थक जाते हैं तो फिर वो भी CPR जो है वो कर सकते हैं। और CPR के बारे में आजकल बताया जाता है, चाहे कोई बंदा मेडिकल पर्सनल है या नहीं है, ये हर एक बंदे को सीखना चाहिए, क्योंकि CPR इज़ अ लाइफ सेविंग एक्ट, वो कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए CPR इतनी अहम है ज़िंदगी बचाने में। दैट इज़ वाई आस्क इन द एग्जाम, जैसे मैंडेटरी स्टेशन कोई रखता है, इसकी वजह क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, ठीक है जी। तो कहने का मतलब, अगर पेशेंट स्टेबल है मिसाल, तो आपने फिर फार्माकोलॉजिकल क्या करनी है? कार्डियोवर्जन। तो हम फर्स्ट लाइन पर क्या देंगे? प्रोकेनामाइड देंगे, ठीक है जी। अल्टरनेटिव जो है अमायोडिरोन है, सोटालोल है एंड लाइडोकेन, दीज ऑल आर एंटी रिदमिक। अब सिंपल सवाल ये है कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया पेशेंट अगर स्टेबल है या अनस्टेबल है, दोनों में देखते हैं। अनस्टेबल है देन यू कैन गो फॉर डिफिब्रिलेशन, ठीक है जी। डिफिब्रिलेट करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे और साथ एंटी एरिथमिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट वन इज अमायोडिरोन। बट अगर वो स्टेबल है तो देन वी कैन गो फॉर इनिशियली प्रोकेनामाइड। क्या देंगे? प्रोकेनामाइड। इफ स्टिल नॉट रिस्पॉन्ड बट पेशेंट इज स्टेबल, उसको शायद शॉक की जरूरत हो ना पड़े, तो हम फिर अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोकेनामाइड ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? सोडियम चैनल, ये क्लास 1 कैटेगरी में है, ठीक है। ये जो अमायोडिरोन है या जो सोटालोल है, ये दोनों क्लास 3 में आते हैं। ये पोटासियम चैनल ब्लॉकर है। एंड लाइडोकेन ये क्लास 1B में है, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इलेक्टिव कार्डियोवर्जन, अगर इफ ड्रग फेल और टॉलरेंस डिक्रीज, अगर आप ड्रग दे रहे स्टेबल पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट को जनाब सही तरीके से उसकी रिस्पांस नहीं मिल रही है, या पेशेंट जो है ना वो आपसे डिटोरिएट हो रहा है, तो फिर आखिर में हम सिंक्रोनाइज शॉक करते हैं। तो अनस्टेबल में इनिशियली शॉक देते हैं, साथ में ड्रग देते हैं, और स्टेबल में इनिशियली ड्रग देते हैं एंड देन सी द रिस्पांस ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या आप ड्रग दे रहे, पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा, तो हम बाद में क्या स्टार्ट करेंगे? शॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब मैंने ये ECG दिखाई ना, घर जाके वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के 4-5 ECGs और भी देखनी है, कि मतलब ये है कि ये चीज़ आप लोग के माइंड में बैठ जाए कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दिखती कैसी है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की पैटर्न ECG की क्या होती है, ठीक है जी। वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। फिर इसके बाद देखे इस ECG को देखे, चले इस ECG पे ना कमेंट करने से पहले थोड़ा सा इसकी ना डेप्थ समझे कि है क्या चीज़, ठीक है। मुझे ये बताएं, इट इज़ अ ईटिल इवेंट और वेंट्रिकुलर? वेंट्रिकुलर इवेंट है। इट इज़ अ वेरी नेरो और ब्रॉड? तो आपका डायग्नोस क्या है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, सही है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब इसी को माइंड में रखते हुए इस ECG को भी देखें, ये भी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, बट इसमें अगर आप देखें ना, दोनों में कोई चेंज नजर आ रही है कि नहीं? हाँ, यस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया तो दोनों है, दोनों में जैसे इवेंट्स एक जैसे हैं, बट शेप दोनों का एक जैसा नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप फोकस के साथ देखें ना, चले इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम देखना चाहें, हाँ ठीक, चल एक मिनट इसको पहले करते फिर मैं बताता हूँ। देखें इसमें अगर आप देखें, दिस इज राउंडेड एरिया, ऐसा है कि नहीं, एंड दैट इज अ पॉइंटेड, ठीक है जी। दिस इज अ पॉइंटेड, दिस इज अगेन पॉइंटेड, ऐसा है कि नहीं, दिस इज अ
राउंडेड, और ये पॉइंटेड, पॉइंटेड है। कभी राउंडेड ऊपर है तो कभी, दिस इज राउंडेड, दिस इज राउंडेड। अब समझ रहे क्या नहीं? तो एवरी 2 to 3 साइकिल दिस राउंडेड एंड पॉइंटेड ट्विस्ट, ट्विस्ट कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, दिस इज टारसादी पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? टारसादी पॉइंट है। इट इज अ पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है ये सेम नहीं है, ये ट्विस्ट कर रही है क्या नहीं, कुछ ऊपर जा रहे तो कुछ नीचे आ रहे, मतलब इसमें कोई सिमिलैरिटी आप लोगों को नजर नहीं आ रही। इसमें अगर हम एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो हमें लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे सब की इवेंट एक जैसे नजर नहीं आ रही है। तो मतलब ये सिंगल फोकाई हो सकती है कि मल्टीपल, सो पॉलीमार्फिक और मोनोमार्फिक, polymorph and the classical example of polymorphic ventricular is tarsa the points, that is important। ठीक है जी। तो आज के बाद इतना तो पता हो कि टारसा दी पॉइंट एक एरिथमिया है। क्या है? एरिथमिया है, और ये वो एरिथमिया है जिसकी ओरिजिन वेंट्रिकल से होती है। कहाँ से? वेंट्रिकल। इट इज अ वेंट्रिकुलर एरिथमिया, और फिर वेंट्रिकुलर के अंदर भी इट इज अ पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ये क्या है? पॉलीमार्फिक। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसी को जनाब जहन में रखते, इसमें एक खास शेप मौजूद है कि नहीं? इट लुक लाइक नॉर्मल लाइक, ठीक है जी, बट इसको कहते हैं बिजार टाइप। इसको क्या कहते हैं? बिजार। बिजार का मतलब एबनॉर्मल, टू लुक वेरी अकवर्ड, ठीक है जी, नॉट लुक इन अ सिमिलर फैशन। देखिए इसमें अगर आप देखें ये आर है कि नहीं है, हाँ जी, दिस वन मिसाल के तौर पे एक किस्म के आर इवेंट्स होते हैं कि नहीं, जैसे ये डाउनवर्ड है, और इसमें आप लोग को जस्ट समझाने के लिए अगर ये आर जैसा है, ये आर ऐसा है कि नहीं, मिसाल के तौर पे ये सारे आर जैसे है, या ऊपर भी लिख सकते हैं जैसे आर जैसे है, ठीक है जी। इसमें ऑलमोस्ट सिंगल बॉक्स है कि नहीं है? इसमें भी क्या है? सिंगल बॉक्स है। तो इसके अंदर जब भी हम मतलब इसका रेट मालूम करते हैं वो नॉर्मल होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा। सो इट इज़ अ टैकिकार्डिया। ये क्या है? टैकिकार्डिया है, ठीक है जी। तो प्लीज़ याद रखें मोनोमार्फिक एंड पॉलीमार्फिक, बट टारसा द पॉइंट इज पॉलीमार्फिक। एनीवन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दैट इज मैग्नीशियम। क्या देंगे? मैग्नीशियम। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अब देखिए इस ईसीजी को थोड़ा सा रीड करते हैं, इसको भी देखते हैं। अब इस ईसीजी को ना ये मैंने आप लोगों के लिए जैसे एक किस्म का जनाब इसमें AVL पूरा लीड ईसीजी, वो तो सिंगल लीड थे ना, ये ज़्यादा लीड्स में है। चलिए ये सारे इवेंट्स अगर आप लोग देखते हैं, इट लुक लाइक एटीआर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, दीज आर लुक लाइक आर शेप। क्या है? आर शेप है। तो आप लोग इसको देखे मिसाल के तौर पे, इसमें अगर हम क्लोजर लुक के साथ देखते हैं, क्लोजर लुक, आप लोग अगर कहेंगे ना सर को कि वेंट्रिकुलर क्या है? टैकिकार्डिया, आप कभी फेल नहीं होंगे। मिसाल दे रहा हूँ, ये नॉर्मल डायग्नोज है, बट अगर आप इसको क्लोजर लुक के साथ देखते हैं, अब आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, या थोड़ा सा मैं इसको ना और भी जूम करूँ जस्ट समझाने के लिए, एक सेक्शन को मैं, सबको नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है जी। अब देखें, हाँ प्लीज़ इसको अगर आप लोग थोड़ा सा क्लोजर लुक से देखते हैं, सो दिस इज पॉइंटेड और नॉट? हाँ, यस। और ये क्या है? राउंडेड है। समझ रहे कि नहीं? मिसाल के तौर पे ये क्या है? पॉइंटेड है, ये राउंडेड है। समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे अगर आप इसकी कंपैरेटिवली देखें, ये क्या है और ये देखिए, इस कंपेयर टू दिस वन इज राउंडेड एंड दैट इज अ पॉइंटेड। समझ रहे कि नहीं? फिर इस तरह अगर आप देखिए, ये क्या है और ये राउंडेड है, तो यहाँ पे राउंडेड नीचे पॉइंटेड ऊपर है, और यहाँ पे पॉइंटेड नीचे राउंडेड ऊपर है। तो इसका मतलब इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, कोई आगे पीछे जो है ना डिफरेंट आ रही है। तो दैट इज अगेन टारसा दी पॉइंट। ये क्या है? टारसा दी पॉइंट। बट अगर आप कहेंगे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इस स्टेज पे MBBS लेवल पे यू आर मोर देन इनफ टू नो दिस टाइप ऑफ एरिथमियास, ठीक है जी। बट अगर आप क्लोजर लुक में जाएंगे तो आपको ना इसमें हास पैटर्न मिलती है, ठीक है जी। तो ये मल्टीपल लाइक है, दैट इज वाई इट इज अ टाइप ऑफ टारसा दी पॉइंट। और ये क्या है? पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। देखें इसमें ना सबसे पहले पेशेंट अगर क्या है? डिफिब्रिलेट करें, उसको कार्डियोवर्जन करेंगे। क्या करेंगे? कार्डियोवर्जन। बट वी कैन गिव मैग्नीशियम टू ऑल पेशेंट, चाहे वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। मैग्नीशियम इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन टारसा दी पॉइंट, ठीक है जी। सो टारसा दी पॉइंट के जितने भी मरीज आते हैं सबको इनिशियली हम क्या स्टार्ट करते हैं? मैग्नीशियम स्टार्ट करते हैं। फिर अगर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ानी है, अगर मिसाल के तौर पे जैसे हम इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो एकदम हार्ट रेट गिर सकती है, अगर पहले से ज़्यादा है तो फिर नहीं देंगे, अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एकदम गिर जाती है तो फिर आइसोप्रोटीनरोल देते हैं। बट नॉट इम्पोर्टेंट, बट वी शुड करेक्ट
दिस पोटासियम एंड मैग्नीशियम, ये बहुत ज़रूरी है। पोटासियम मैग्नीशियम आर द टू इलेक्ट्रोलाइट फॉर टारसा द पॉइंट, इट शुड बी करेक्टेड। और जितने भी QT प्रोलॉन्गिंग ड्रग है, QT प्रोलॉन्ग, एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर द ड्रग कैन प्रोलॉन्ग QT इंटरवल? शाबाश, हाँ, क्लास 1A QT प्रोलॉन्गेशन, क्लास 1A अमायोडिरोन, ठीक है जी, के प्रोकेनामाइड, ठीक है। और एंटीसाइकोटिक के अंदर हेलोपेरिडोल, क्या है? हेलोपेरिडोल। एरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक के अंदर एरिथ्रोमाइसिन। एंटी डिप्रेसेंट कौन से? SSRI, मतलब ये है। और साथ में बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो हमारे मेटोक्लोप्रामाइड, दैट इज एंटीमेटिक, क्या है? एंटीमेटिक, ये QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है। जितने QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन वाले ड्रग है वो हम इन पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि QRS वेंट्रिकुलर इवेंट है कि एट्रिया वेंट्रिकुलर, और T वेव बी वेंट्रिकुलर इवेंट है। तो जो वेंट्रिकुलर इवेंट को प्रोलॉन्ग करेगी तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर वो ड्रग हम रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप लोगों ने जस्ट एक पॉइंट याद रखना है। ओके, इधर देखें, मैंने जस्ट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल भी लगाया है ताकि आप लोग इसको घर जाके पढ़ें कि मोनोमॉर्फिक टैकिकार्डिया एंड पोलियोमॉर्फिक टैकिकार्डिया। और ये एट्रियल है कि वेंट्रिकुलर? वेंट्रिकुलर। QRS मॉर्फोलॉजी मोनोमॉर्फिक में सेम होती है और इसमें डिफरेंट होती है, ठीक है। उसकी काज एक स्कार टिश्यू हो सकती है, प्रीवियस कोई स्कार टिश्यू है, कोई सिंगल लेजन है, और ये क्या है? एक्यूट इस्कीमिया, पॉलीमॉर्फिक ड्यू टू एक्यूट इस्कीमिया। प्रेजेंटेशन, इसमें यूजुअली मरीज स्टेबल है और इसमें अनस्टेबल आ सकते हैं। अर्जेंसी मतलब यह है दिस पेशेंट आर लेस क्रिटिकल बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड दे आर मोर क्रिटिकल, सो दिस पेशेंट शुड बी एडमिट and should give priority to manage these polymorphic ventricular tachycardia patient, ठीक है। फिर इसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इसमें आप लोगों ने ये कार्डियक अरेस्ट, it is due to disorganized electrical activity in the ventricle and if left untreated these patient develop cardiac arrest, ठीक है जी। so that is why इसमें irregular complexes, no P wave and QRS and rapid heart rate, इसमें मरीज हमेशा डिफिब्रिलेट करते हैं। हम क्या करेंगे? डिफिब्रिलेट। इसमें 90% मरीज जो आते हैं दे आर अनस्टेबल, क्या होते हैं? अनस्टेबल। CPR करेंगे, मेडिकेशन में एंटी रिथमिक है, और कैथेटर एब्लेशन। व्हाट इज कैथेटर एब्लेशन? थ्रू फीमोरल वेन वी इंसर्टेड सम प्रोब इनटू द हार्ट, और जहाँ पे टिश्यूज ओवर फायर कर रहे उसको जनाब क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज कैथेटर एब्लेशन, कि मतलब डिस्ट्रॉइंग द टिश्यू दैट इज ओवर फायर देन द नॉर्मल टू डिक्रीज द रेट एंड कंट्रोल द रिदम, सो दैट इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर। क्या है? इन्वेजिव प्रोसीजर, इसको हम कैथेटर एब्लेशन कहते हैं। देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है जी। ओके, अब ये चलो, इसके बाद मेरे साथ जितने लोग पढ़ते हैं नारी 2 में लास्ट टाइम, तो VFEB तक अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की है जो लास्ट टाइम नहीं थी, जस्ट फॉर द सेक कि अगर आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अब जो पढ़ा रहा हूँ ना, दीज थिंग मस्ट बी रीड इट बट लेस इम्पोर्टेंट दैट व्हाट वी टीच, समझ रहे कि नहीं? उससे काफ़ी गुना फॉर NRE स्टेप 2 एग्जाम इंशाल्लाह दे के रिव्यू देंगे ना सर कि क्या आया था, लेकिन दीज थिंग्स आर लेस इम्पोर्टेंट बट यू मस्ट नो समथिंग, कि कोई पूछे तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल एक्सिस डिविएशन, ठीक है जी। ऐसा करते हैं जब हम कहते हैं कि यार इस मरीज के अंदर जो ECG है इसका एक्सिस जो है वो ठीक है कि गलत है, एक्सिस समझ रहे कि नहीं? जितने भी स्टूडेंट है ना, एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, इतना लंबे सिनेरियो में नहीं पढ़ते। एक्सिस डिविएशन आपको सर बताए कि टेल मी एक्सिस डिविएशन इन दिस ECG, तो आपने लीड नंबर 1 को देखना है। किसको देखना है? लीड नंबर 1। ये ज़रूरी बात है एक्सिस डिविएशन के लिए, ये लिखना है और याद रखना है। फॉर एक्सिस डिविएशन फोकस ऑन लीड नंबर 1 एंड लीड नंबर AVF। किसके ऊपर? AVF। ये 2 लीड्स होते हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं जब हम एक्सिस क्या देखते हैं? डिविएशन देखते हैं। तो लीड नंबर 1 एंड लीड नंबर दैट इज AVF, ठीक है जी। अब इधर देखे, शाबाश। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, अब ये ECG आप लोग को भी दिख रहे, मुझे भी दिख रहे, और जैसे आप लोग बैठे ना, मैं भी उसको ऐसे ही देख रहा हूँ, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में। तो हमने लीड नंबर किसको देखना है? 1 को, और लीड नंबर AVF को देखना है। इन दोनों को हमने देखना है व्हेन वी डिस्कस द एक्सिस डिविएशन। सब ने लिख लिया कि नहीं? अब और से प्लीज सीखे। हाँ, इधर देखें, ऐसा करें कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पे ये जो दोनों हाथ है ना, लीड 1 एंड लीड AVF, ठीक है, इस टर्म से हमने इसको सीखना है।
अब लीड नंबर 1 पे अपना लेफ्ट हैंड मिसाल रखे, इसमें जो आर है ना वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? दैट इज अपवर्ड, ठीक है जी। तो आपका जो तम है वो अपवर्ड जा रही है, ऐसा है कि नहीं? और लीड नंबर एवीएफ में क्या है? अपवर्ड। व्हेन बोथ तम इज अप, अपोजिट डायरेक्शन के सेम, सेम मीन ओके, वेरी गुड, सो दैट इज नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। समझ रहे कि नहीं? तो अगर मिसाल के तौर पे किसी ईसीजी में जो आर है वो 1 के अंदर भी अपवर्ड है और एवीएफ में भी अपवर्ड है, सो देन इट इज नो डेविएशन, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। ये क्या है? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। चलिए जी, एक मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये है कि देखिए अप इज नॉर्मल, अप इज नॉर्मल। अब मैं आप लोगों को ना कंपैरेटिवली इस तरह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस ईसीजी को थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है, इसको छोड़े कि इसके अंदर हमसे वो क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे, और मैं आप लोगों से ना इस ईसीजी में ये क्वेश्चन करूँ, ये स्ट्रिप लीड है कि नहीं है? स्ट्रिप लीड, इससे तो हमें रिदम रेट ये मालूम कर सकते हैं कि नहीं। बट मैंने आपको टास्क दे दिया कि भाई यू कैन टेल मी द डेविएशन इन दिस ईसीजी, एक्सिस डेविएशन बताए, तो प्लीज फोकस करें। अब मैंने तम से, ये तम है, ठीक है, रूल ऑफ तम, इसको याद रखें। मैंने लीड नंबर किसको देखना है? 1, ठीक है जी, लीड नंबर एवीएफ, ठीक है जी। अब मैंने इसके ऊपर हाथ रखे, किधर जा रहे हैं? अपवर्ड। और ये किधर जा रहे हैं? सो दे आर लीविंग ईच अदर। समझ रहे कि नहीं? दे आर लिविंग ईच अदर, एक दूसरे से जुदा हो रहे, दे आर लेफ्ट ईच अदर। समझ रहे कि नहीं? दे आर लेफ्ट ईच अदर, सो दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो डेविएशन, देखिए दिस इज द ट्रिक यू पीपल शुड नो, कि अगर लीड नंबर 1 में आपका जो तम है सारे देखे, ये किधर जा रहे? ऊपर जा रहे, और एवीएफ में किधर जा रहे? नीचे। सो दे आर अप्रोचिंग और दे आर लीविंग, leaving, they are left each other, so that is a left axis deviation, they are a left axis deviation। बात समझ रहे कि नहीं? that is important। अब सवाल ये है, गौर से सुने। फॉर एग्जांपल इधर फोकस करें, अगर किसी ईसीजी में ये जो लीड नंबर 1 है उसमें ये वेव किधर है? आ रहा नीचे, तो किधर है? नीचे। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, इसमें नहीं, ऐसा है कि नहीं? ये तो लेफ्ट एक्सिस है ना। मैं कहता हूँ कि अगर ये उल्टी हो जाए तो नीचे होगा ना, और ये किधर हो जाए? ऊपर। सो दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, ये आर अप्रोचिंग, सो दे आर राइट एक्सिस डेविएशन। ये क्या है? राइट एक्सिस डेविएशन। कुछ समझ रहे कि नहीं? एक दफा ना, लेट मी रिपीट इन अगेन, समझ रहे कि नहीं? इन अ सिंपल मैन। अब देखे, लिखना नहीं है, ये मैंने एक टेबल लग रखा है, उधर से लिखे, पहले उसको ना सीखे कि हम पढ़ क्या रहे, ठीक है जी। ऐसा ना हो घर जाकर कहे यार ये मैंने लिखा क्या है, समझ रहे कि नहीं? पहले से सीखे। कभी कभार इंसान जाते अपनी लिखाई कहते हैं कि पता नहीं मैंने लिखा है किसने लिखा है, मुझे तो नहीं पता, समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्लास में ना फोकस करे कि मैं इसको पढ़ा कैसे रहूँ। आप सीखेंगे इंशाल्लाह, दूसरों को फिर सिखाएंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे लीड 1 है, अपवर्ड है, और लीड एवीएफ जो है, इसको ऐसा करते हैं ना, इधर से, हमें डिजीज नहीं, हमें नॉर्मल समझना है, ठीक है जी। अगर हम नॉर्मल को समझेंगे तो डिजीज खुद बहुत आसान है, ठीक है। चले जी, इस ईसीजी में देखते हैं, प्लीज देखें। चले, इसमें अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये अपवर्ड है, क्या है? अपवर्ड है, और एवीएफ में भी, तो ये क्या है? दैट इज गुड, नॉर्मल एक्सिस, ठीक है जी। अब देखें लीड 1 जो है वो क्या है? और लीड एवीएफ हो, तो फिर दे आर लेफ्टिंग ईच अदर, लीविंग ईच अदर, तो क्या है? लेफ्ट एक्सिस है। अब देखें इसको ऐसे करें, समझ रहे कि नहीं? लीड 1 क्या हो गया? डाउनवर्ड, और एवीएफ अपवर्ड, सो दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, सो दिस इज अ राइट एक्सिस डेविएशन। ये क्या है? राइट एक्सिस है। अब देखें फिर ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं एक्सट्रीम में 2 सवाल करूंगा फिर किसी को नहीं पता है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले मुझे सुने कि मैं आप लोग का माइंड कैसे, अब इसको पता है उसको, सबको तो नहीं पता नहीं यार, पहले इसको सीख के आप लोग को 2 चीज़ आती है, पर आगे एक सवाल करूंगा सैंपल, फिर किसी को नहीं याद। इसलिए नेवर गो बिफोर द टीचर, जस्ट लिसन। जो आपको आता है ना उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा आप लोगों को कि यार हाँ मुझे तो इतना पता था, ये भी हो सकता है, समझ रहे कि नहीं? तो देखिए पहले एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है तो फिर क्या है? नॉर्मल, ठीक है जी। अगर ये अपवर्ड है बट ये एवीएफ क्या हो गया, तो फिर ये क्या है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है।
बट अगर ये अब देख उल्टा करे, इसको ऊपर करे AVF और ये नीचे, तो फिर क्या है, राइट एक्सिस डिविएशन है। ऐसा है कि नहीं, राइट। बट अगर ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, ऊपर, ठीक है जी, वो तो नॉर्मल है। बट अगर दोनों, तो इसको एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज वेरी 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 रेयर। समझ रहे कि नहीं, ये ना होने के बराबर होता है, बट जस्ट फॉर कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन एक्सिस डेविएशन को हमने मालूम करना है टू लुक फॉर द डिफ्लेक्शन इन द लीड वन एंड AVF। इस ECG में मैं आपसे सवाल करता हूँ, इंफीरियर वाल MI है कि नहीं है, उसको ना देखे सोचे, तो वो तब तक आप नहीं बता सकते जब को आप ये ना समझे कि लीड 2-3 AVF में देखना है। ऐसा है कि नहीं, तो फर्स्ट यू मस्ट नो कि मैंने किस चीज़ के अंदर क्या देखना है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये नहीं पता कि लीड नंबर 1 AVF ने हमें एक्सिस डिविएशन बतानी है, आपने लेफ्ट बता सकते हैं ना, राइट बता सकते हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो द लीड्स कि कौन सा लीड है। तो लीड 1 एंड AVF मैंने आप लोगों के लिए ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जैसे लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शायद आप लोगों को ये काफ़ी जो है ना वो हेल्प कर सकती है। इधर देखिए, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमने डिस्कस किया है, एक्सिस डेविएशन, ये समझ गए कि नहीं। अब देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए, जैसे अब देखें ना, इसमें देखें, इसमें क्या है, लीड 1 में डाउनवर्ड है, क्या है, और AVF में, सो दे आर दैट इज राइट एक्सिस डिविएशन। अब समझ गए कि नहीं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दैट इज राइट एक्सिस डिविएशन। आप लोगों ने इसको याद करना है। देखिए आप समझ गए कि नहीं कि लीड नंबर 1 जो है और लीड नंबर इसको हमने डील करना है। अगर इसमें दोनों के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर ऊपर है, तो फिर ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस है। ऐसा है कि नहीं है। बट अगर लीड नंबर 1 जो है, लीड 1 ये ऊपर है और लीड नंबर AVF हो, तो दे आर लेफ्टिंग, दे आर लीविंग ईच अदर, वो क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। पॉसिबल LAD, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। समझ रहे कि नहीं, नट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑक्लूजन, समझ रहे कि नहीं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, लेड, ठीक है जी। अगर ये करें लीड नंबर, इसको क्या करें, नीचे, और ये AVF ऊपर, सो दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन। बट अगर दोनों नीचे है तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अब मालूम कर सकेंगे कि नहीं कि एक्सिस डेविएशन कैसे मालूम करते हैं, किस तरीके से मालूम करते हैं। अब देखें, अब लास्ट ये चलो इसकी तरह ये देखें, मिसाल के तौर पे ये मैंने रखा है वैसे जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। ये अगर एबनॉर्मल वेव हमें S वेव लीड कहाँ पे मिले, 1, लीड 1 में S वेव, स्लर्ड S वेव हमें नहीं मिलती, लेकिन ये क्लोजर लुक चाहता है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट इतना याद लगे, अगर पैथोलॉजिकल S वेव कहाँ पे आ जाए, 1 में, और T वेव इन्वर्जन उल्टी आ जाए कहाँ पे, 3 में, और इसके साथ पैथोलॉजिकल क्या आ जाए, Q वेव। तो देखे S के अंदर कौन सी वेव है, सारे 1 के अंदर कौन सी है, देखे देखे इधर देखे, S वेव का S वेव देखे कहाँ पे है, 1 में, पैथोलॉजिकल Q वेव 3, और T वेव इन्वर्जन, तो S1 Q3 एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बट इसमें DVT की हिस्ट्री ज़रूरी है, एक्यूट चेस्ट पेन की हिस्ट्री ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको पल्मोनरी क्या है, एम्बोलिज्म है, और उसमें ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है, यू कांट से इट इज़ नॉट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। भाई मैंने पता नहीं हज़ारों लोगों को समझाया है, पता नहीं आप कहाँ से वो लोग आते हैं, कहते यार पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए S1 Q3 T3 इज़ नॉट द रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। समझ रहे कि नहीं, पता है ये तकरीबन 25 से 20% लोगों को ये टिपिकल पैटर्न हो सकता है, बट नॉट इन एवरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो S1 Q3 T3 ना होने से ECG पे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ओनली सीन इन सम पीपल, बट साइनस टैकिकार्डिया इज़ द मोस्ट कॉमन ECG प्रेजेंटेशन इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये मैंने नारी 1 में पढ़ा भी था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मरीज जब भी आ जाए देयर मस्ट बी साइनस टैकिकार्डिया, बट नॉट ऑल पेशेंट हैव S1 Q3 एंड T3 पैटर्न। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो देखिए इसमें टी वेव इन्वर्जन है कि नहीं, हाँ टी वेव इन्वर्जन है कि नहीं, बट इट इज नॉट हाइपोकैलिमिया, समझ रहे कि नहीं, उसमें भी क्या होता है, लेकिन उसमें यू वेव है, इसमें यू वेव नहीं होता है, ठीक है जी। चले जी एक और ट्रिक बताता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज आर और एस टी सेगमेंट ये एलिवेशन है, क्या है जी, लेकिन ये इस तरह जा रही है, तो कन्वेक्स है कि केव शेप्ड है, नीचे से केव शेप्ड है, अब देखे, और टी वेव क्या है, इन्वर्जन है। फिर देखे आप लोग कहेंगे पता नहीं स्कीम या हाइपोकैलिमिया इकट्ठी और ये क्या सीन है, ठीक है। अब देखे, अब ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया, ये कुछ लोग जानते हैं, देखे ये लीड V1 है, ये V2 है और ये V3 है। समटाइम यंग बंदा मोबाइल के साथ जैसे गेम खेलता खेलता उसको छाती में दर्द हो जाता है और इमरजेंसी ला जाता है, ठीक है जी, और पेशेंट की उम्र कितनी है, 18 साल, पेशेंट की उम्र कितनी है, 20 साल 25 साल, ठीक है जी, न उसने दौड़ा है न वो कोई एक्सरसाइज, इट इज़ नॉट हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, यंग एथलीट में डेथ कराता है कि नहीं, लेकिन ये बंदा पीनट खा रहा है, टीवी देख रहा है और उसको छाती से दर्द हो गया, बैठे बैठे उसको लाया गया, पेशेंट जो है सांस तक नहीं ले सकता, अनस्टेबल है, और उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, क्या है, एलिवेशन है इन लीड नंबर V2 V3 एंड V4, बट इसका कार्डिक मार्कर नॉर्मल है, समझ रहे कि नहीं, तो ये MI है नहीं है, लेकिन इसमें ST सेगमेंट हो, तो ये पेरिकार्डियटिस हो सकता है, हाँ जी पेरिकार्डियटिस हो सकता है, हाँ जी, नो इट इज नॉट डिफ्यूज, इट इज लीड स्पेसिफिक, इट इज लीड, तो एवरी लीड स्पेसिफिक ST एलिवेशन इज आल्सो नॉट MI, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एवरी लीड, मैंने कहा ECG पे ना हम आए तो हफ्ता गुजर जाए ECG खत्म ना हो जाए, बट ये वो टाइम नहीं है, लीड स्पेसिफिक एवरी ST सेगमेंट इज आल्सो नॉट, सारे बोले ना नॉट, तेज बोले तेज यार, MI, ताकि आप लोग ये सीखें, ठीक है जी। अगर ST सेगमेंट एलिवेशन 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, और यंग पेशेंट है, यंग पेशेंट है, बेटे बेटा उसको चेस्ट पेन आ जाए, बट उसमें टी वेव क्या मिल जाए, इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन, अगेन इट इज नॉट हाइपोकैलिमिया, ये हाइपोकैलिमिया, क्योंकि हाइपोकैलिमिया में ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती है, तो अगर ST सेगमेंट एलिवेशन के साथ टी वेव इन्वर्जन आ जाए और वो भी लीड नंबर V1 से, दैट इज ब्रूगाडा सिंड्रोम, इसको क्या कहते हैं, ब्रूगाडा सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ब्रूगाडा सिंड्रोम, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर हम AFib की रट्टे लगा रहे हैं और आप बार बार न्यू चीज़ है कि ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें में इसलिए जा रहा कि ये आप आना चाहिए, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, दिस इज ब्रूगाडा सिंड्रोम, क्या है, ब्रूगाडा सिंड्रोम, इट इज़ अ इनहेरिटेड कंडीशन, क्या है, इनहेरिटेड, सोडियम चैनल के अंदर इसमें इशू होता है, सोडियम चैनल, इसको कहते हैं चैनलोपैथी, क्या कहते हैं, चैनलोपैथी, सोडियम चैनल का इशू होता है, और ब्रूगाडा सिंड्रोम जो है दिस कंडीशन रन इन द फैमिली बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है जी, इसकी जो जेनेटिकली, और ये कहेंगे कि इस तरह के इस बंदे के वारिस साहब को भी इस तरह की इश्यूज आई थी पहले, तो मतलब इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रूगाडा सिंड्रोम, याद आएगा कि नहीं, ब्रूगाडा सिंड्रोम के अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन इन V1 to V3, बट देयर इज अ टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ओके। आप लोग ये बताएं, जस्ट ये एक पॉइंट याद रखें, ठीक है, दैट इज नॉर्मल स्टेप और नॉट, यस, ठीक है। अब इधर प्लीज थोड़ा सा ना आप लोगों ने फोकस करना है, देखें देखें, ये लोग बहुत ज़्यादा कम कैच करते हैं, बट जस्ट बताने, अगर आप ये देखें ना, इसमें एक पूरा का पूरा शार्प एरिया है ना इस तरह, लेकिन इसमें फोकस के साथ देखें, यहाँ से मैंने एक स्लोप दिया है ना इधर तक ऐसे, और फिर ऐसे हुआ है, ऐसा है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा वेव है, समझ रहे कि नहीं, इसको डेल्टा वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा वेव, कौन सा वेव, डेल्टा वेव, ये वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम में होता है, PWP, ठीक है जी, सो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है जी, ये भी एक कंडीशन है, वाइवा में पूछे कि व्हाट यू विल सीन इन द ECG डेल्टा वेव, कौन सा, डेल्टा वेव, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड डेल्टा वेव, सो डेल्टा वेव ECG में आ जाए वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम। इधर देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दिस इज, यही बात है कि आप लोग का NRE1 विल हेल्प अलॉट, यहाँ पे देखे विच दिस SA नोट, ऐसा है कि नहीं, एंड व्हाट इज दिस AV नोट, देखे
ऐसे नोड से इम्पल्स किसको मिलता है, ए बी नोड को मिलता है। इधर सारे फोकस है कि नहीं, इधर इधर फोकस करे, ऐसे नोड ऊपर है, ठीक है जी, एंड व्हाट इज दिस, ए बी नोड, सारे फोकस है। ओके, लास्ट 2 रोज प्लीज, इधर देखे। अब ऐसे नोड ए बी नोड को कहेगा कि भाई इम्पल्स आए है तो एट्रिया ऊपर कंट्रैक्ट करेगी, ठीक है जी, फिर डिले होगा कि नहीं, ए बी नोडल डिले फॉर हाउ मेनी सेकंड, 0.1, ठीक है जी। इसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी। बट इधर देखिए कुछ लोगों में दिस इज फॉर एग्जांपल इस एट्रिया के लेवल पे, एट्रिया के लेवल पे देयर इज एक्टोपिक फोकाई। क्या होता है, एक्टोपिक, एक्टोपिक मीन एक्टोपिक इज नॉट ओनली एडीएच, समझ रहे कि नहीं, एक्टोपिक एडीएच, एक्टोपिक सीटीएच, समझ रहे कि नहीं, हमने बस वही चीजें रटी। एक्टोपिक इज एनीथिंग एबनॉर्मल, ठीक है जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब एक्टोपिक इज एबनॉर्मल, दीज आर एबनॉर्मल टिश्यूज, एक्टोपिकली दे फायर एंड दे कंडक्ट इम्पल्स इनटू द वेंट्रिकल। ये आप लोग बोलेंगे फिर खत्म करेंगे कि एक्टोपिक टिश्यू एट्रिया में होते हैं जो इम्पल्स बाईपास करके किसको देता है, डिले से पहले पहले, समझ रहे कि नहीं। यहां पे तो इम्पल्स नॉर्मली आया है कि नहीं, वो अब सो रहे हैं 0.1 सेकंड के लिए, वो वेट कर रहे हैं, उसके पास एक नॉलेज है कि एट्रिया ऊपर कंट्रैक्ट कर रही है तो मैंने नीचे नहीं जाना। तो यहाँ पे पी वेव तो आएगी ना, फिर डिले आएगी कि नहीं, लेकिन नॉर्मल क्यूआरएस आना चाहिए, बट क्यूआरएस से पहले पहले इस इम्पल्स आने से पहले कुछ इधर से आ रहे कि नहीं, लेकिन ये इम्पल्स उस जैसा स्ट्रांग हो, तो ये आर वेव, बड़े आर वेव से पहले वेंट्रिकल के कुछ टिश्यू को कंट्रैक्ट करेगी कि नहीं, तो हमें आर से पहले कौन सा वेव मिलेगी, डेल्टा वेव मिलेगी, दैट इज द रीजन, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस डेल्टा वेव ये प्री एक्साइटेशन वेव है, कि जो आर वेव है नॉर्मल एक्साइटेशन वेव है उससे पहले, और इसका मतलब क्यों, एक्स्ट्रा सर्किट की वजह से, किस वजह से, एक्स्ट्रा सर्किट की वजह से हार्ट के अंदर जिसको पहले से वो बताती है कि तू कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है जी। तो मुझे ये बताए शाबाश, पी से लेके ये जो आर तक एरिया है, पी आर इंटरवल, इस पे असर पड़ेगी कि नहीं, इसमें ये शार्ट हो जाते हैं, क्या हो जाती है, शार्ट, क्योंकि वो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नॉर्मल से जल्दी आ जाती है, तो शार्ट पी आर इंटरवल, तो शार्ट पी आर इंटरवल और कौन सा वेव, डेल्टा वेव, प्री एक्साइटेटरी वेव बिफोर आर वेव, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ वुल्फ वाइट पार्किंसन सिंड्रोम, ठीक है जी। इट इज अ टाइप ऑफ एरिथमियाज एज वेल, और इसके अंदर भी हम जो है ना, पेशेंट अगर स्टेबल है तो वही एंटी रिदमिक देते हैं, बट ये रेयर कंडीशन, बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम वही डीसी कार्डियो वर्जन करते हैं। तो कहने का मतलब डेल्टा वेव भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है जी। तो आई थिंक ब्रूगाडा सिंड्रोम समझ गए कि नहीं, ये डेल्टा ब्रूगाडा सिंड्रोम कैन कॉज एससीडी, क्या कराता है, एससीडी, सडन कार्डियक डेथ कराता है, ठीक है जी, क्या कराता है, सडन। एससीडी के एक काज में ब्रूगाडा है, एक काज के अंदर हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है जी। ओके, कोई वेलेंट सिंड्रोम का नाम सुना है, चले रहने दे। अब इधर देखे, इंपोर्टेंट ये है कि ये, अब देखे शाबाश, आप लोगों ने इसको डायग्नोस करना है कि व्हाट दिस ईसीजी इज टेलिंग। आप लोग बताएं जल्दी क्विकली कि इस ईसीजी में आप लोगों को क्या नजर आ रही है। इट इज अ हाइपरकलीमिया, क्या है, हाइपरकलीमिया। नेक्स्ट ईसीजी में देखे शाबाश, दिस इज द ईसीजी आई टेकन रियली फ्रॉम द, अभी जो एग्जाम हुए इससे पहले वाले एग्जाम में, दिस इज द ईसीजी सेम दे शोन दैट इज इंफीरियर वाल एमआई। व्हाट इज दिस, rhythm, regular or irregular, and 3:1, multiple P wave like sawtooth appearance, atrial, okay जी। तो what is this, that is a lateral wall MI, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंटीरोलेटरल वाल MI,
अब देखें ना, इसमें एक चीज़ याद रखें, इसमें जो QRS है वो वाइड है कि क्लोजर आ गए हैं, क्लोजर आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब छोटे छोटे हो रहे, तो इसका मतलब यह है कंडीशन वर्सन की तरफ जा रही है, दैट इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये क्या है? VFib है, ठीक है। इस तरह के आप लोगों को ये विजुअल देखने, इसमें ज़्यादा है तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है, समझ रहे कि नहीं, है वेंट्रिकुलर इवेंट्स है, बट ये कि क्लोजर पे आ रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट, ये क्या है? रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर, वेरी गुड। और देखिए आर के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं है और कोई खास डेफिनेटिव वेव्स भी नहीं है, सो दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, वेरी गुड, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है जी। आप बताएं, अगर इसमें पेशेंट जो है 48 आर के अंदर आ जाए तो यू विल प्रेफर रेट कंट्रोल और रिदम? रिदम कंट्रोल, ठीक है जी। रिदम कंट्रोल के अंदर अगर पेशेंट को पहले से स्ट्रक्चरल डिजीज है तो फिर क्या दे सकते हैं? एक एक जिसने बताया उससे फिर नेक्स्ट सवाल को जोर करूंगा, वो इधर आके फिर जवाब देगा। हाँ, अमायोडिरोन देते हैं, ठीक है जी। अगर आप बताए सेकंड, हाँ आप रेट कंट्रोल के लिए क्या देंगे अगर पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक? अल्लाह खैर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के डिजॉक्सिन देते हैं। डिजॉक्सिन के साथ किस इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादातर क्लोज एसोसिएशन होता है? कैल्शियम और पोटासियम? पोटासियम। अ पेशेंट हैव हाइपोकैलीमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, बट डिजॉक्सिन कैन कॉज हाइपरकैलीमिया, वेरी गुड। फिर ये एफिब और ईटिल फ्लटर में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को सिखाया है। चले जी, टेक योर टाइम और इस तरह जंप ना करें, पहले इसको रीड करें कि व्हाट दिस ECG इज टेलिंग अस, ठीक है। पहले ये देखे रिदम रेगुलर इरेगुलर, रेट कितना है, फिर आगे जाए। डायरेक्ट ST के ऊपर नजर ना रखे कि ST किधर है। जूम करो, सही है। ये क्वेश्चन ना NRE 2 में बार बार आता है। इस नहीं, टेक योर टाइम, डोंट रश, टेक योर टाइम एंड जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। आंसर किसी ने नहीं बताना, आई विल आस्क, आई विल गिव 20 सेकंड टाइम मोर। जिसको आंसर पता है रेज योर हैंड, जैसे, हाँ ठीक है, 4। चले फिर से टाइम ले ले, शाबाश। जब तक ठीक नहीं करोगे चलना नहीं, वैसे भी बस ये गर्म जगह है, ठीक है, बाहर ठंड बैठे रहो, शाबाश। लीड नंबर किसको फोकस करेंगे? 2 को फोकस करेंगे, स्ट्रिप लीड है। कितने लोगों ने लीड नंबर 2 को पहले देखा है? चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखे नेक्स्ट बताए, रिदम इज रेगुलर है, ये सबको पता है। रेट इज नॉर्मल और हाई, इट्स मीन इट इज अ टेकिकार्डिया। क्या है? टेकिकार्डिया। और देखिए मैंने कहा कि आर के बीच में अब कितने कितने पी जैसे स्ट्रक्चर आ रहे? 1 इट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दैट इज SVT। समझ रहे कि नहीं? तो ये तो मैंने आप लोग कल भी बताया था। अगर सेम ECG हो, कोर्स से सुने, सेम इसी तरह लंबी ECG है और आप लीड नंबर 2 पे जाते हैं बट आर के दरमियान ज्यादा PP है तो फिर एट्रियल फ्लटर है। क्या है? फ्लटर है, समझ रहे कि नहीं? बट अगर आर के बीच में से डिस्टेंस सेम हो, नहीं है, तो फिर वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, बट उसमें हमें पी स्ट्रक्चर नजर हो नहीं यार, उसको फिब्रिलेटरी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन इसमें देखिए एक एक नजर आ रही है कि नहीं, दैट इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नहीं नहीं, इट इज नॉट आर, ठीक है जी। इट इज लाइक जैसे वन वेव इज नॉट अ पी ट्रू, लाइक जस्ट यू इमेजिन लाइक अ पी वेव, ठीक है जी। चलिए इसको देखें, NRE 2 में इस तरह की ECG भी लगाते हैं, दैट इज द फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं ना यार,
किसी ने ऐड करना है कोई चीज़, फिर इधर फोकस करें, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। आप लोग को 1 स्टेप बताए, 2 स्टेप, इट डजंट मीन कि आप कहे कि नीचे किया ये तो आर है, समझ रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट सी कि इट मस्ट बी हैव इंक्रीज हार्ट रेट, टैकिकार्डिया होगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद याद करने का तरीका है, ये अप स्ट्रोक ऊपर भी आ सकती है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, बट देयर विल बी सिंगल वन, ये इसके जो है हॉलमार्क है। सो दैट इज कॉल्ड सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है जी। क्लियर हो गया कि नहीं? सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी ईसीजी पार्ट। और देखिए कल आप लोग ईसीजी को बिल्कुल जैसे नहीं जानते थे, आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि ईसीजी। और आप लोगों का ना इस तरह मैं टेस्ट लेता रहूँगा रेंडमली कि भाई जैसे 2-3 दिन बाद कोई स्टेशन पढ़ाया, नेक्स्ट स्टेशन, एक स्टेशन हमारा हो गया, जैसे नेक्स्ट 3 स्टेशन पढ़ाया, फिर कहूँगा कल ईसीजी का टेस्ट, तो हर एक बंदे को जैसे 15-16 इमेज दिखाऊंगा और आप लोगों ने बताना है किसका आंसर क्या है, समझ गए कि नहीं? एक चीज़ सिर्फ लास्ट में एक एक्स्ट्रा बताता हूँ, देखिए फिर ख़त्म करते वाइवा के लिए। आप मुझे ये बताइए, कुछ स्टूडेंट को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। देखिए यहाँ पे देखे ए बी नोड है कि नहीं, इधर प्लीज़ फोकस करें, हाँ। और यहाँ पे व्हाट इज दिस बंडल ऑफ, सो दैट इज राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। इधर गौर से सुने, ये कम स्टूडेंट जानते हैं कि जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, कौन सा? लेफ्ट, इट इज डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस फर्दर। किसमें? 2 ब्रांचेस। देखे इसको कहते हैं, लेफ्ट की बात हो रही है कि राइट की? तो एक इसकी जो ब्रांच है ना, इसका नाम है, प्लीज बात नहीं ना, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। क्या है? लेफ्ट एंटीरियर। और ये क्या होता है? लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। तो फेसिकल्स आर द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है जी। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, ठीक है जी। ओके, इधर देखिए गौर से सुने। अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आता है, उसका जनाब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। क्या है? राइट बंडल। नेवर कम इन NRE2 के राइट, क्योंकि ये तो FCPS 2 के अंदर भी जो है ना रेयर आते हैं, ये बहुत लेवल के कुछ चीज़ें हैं, बट आप लोग को वाइवा पता होना चाहिए कि अगर किसी का, इधर देख के लिख नहीं, फिर पिक्चर लेके बाहर में जाके लेके इसको पहले सीखे, ये जो राइट ब्रांच है ना, राइट बंडल ब्रांच, इसका कोई फर्दर डिवीजन हो नहीं है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाए, ये ब्लॉक, हाउ मेनी फेसिकल इन द हार्ट वी हैव? 3। व्हाट आर द नेम्स? एक मिनट, वेरी गुड, दिस इज द आंसर कि हाउ मेनी फेसिकल्स आर इन द हार्ट? 3। हाउ मेनी? 3। वन इज राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच अकेला ही फेसिकल एक्ट करता है, समझ रहे कि नहीं? बट लेफ्ट के कितने डिवीजन है? तो वो 2 फेसिकल अलग है। तो हाउ मेनी फेसिकल? 3 फेसिकल। अगर एग्जाम के अंदर आता है क्या पेशेंट हैज मोनोफेसिकुलर ब्लॉक, क्या है? मोनोफेसिकुलर। और से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, और जाके किसी और बंदों से पूछे, NRE2 वाले सिखाते नहीं है। मोनोफेसिकुलर ब्लॉक है, तो इस बंदे का कितने फेसिकल ब्लॉक है? एक का मतलब या तो ये बंदा किसका पेशेंट है, या लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है, समझ रहे कि नहीं, या लेफ्ट फेसिकल ब्लॉक है। इन तीनों में से कोई भी चीज ब्लॉक हो जाए ना, इसको मोनोफेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं कहता हूं कि एक मरीज है ना, उसको लेफ्ट LBB है, व्हाट इज LBB? लेफ्ट बंडल, तो ये मोनोफेसिकुलर है कि नहीं? और से सुने, ये मोनोफेसिकुलर है कि नहीं? इसका मतलब लेफ्ट बंडल तो एक ही है, बट आगे इसने, तो इस एक ब्लॉक का मतलब आगे कितने खराब हो गए? सो लेफ्ट बंडल खुद ब्लॉक होना बाईफेसिकुलर है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेफ्ट बंडल खुद ब्लॉक होना क्या है? बाईफेसिकुलर। बट राइट बंडल खुद ब्लॉक होना एक फेसिकुलर है। ये कंसेप्ट जाके किससे पूछे ना, ये किसी को भी नहीं आता, ठीक है ना? और ये अहम है, वाइवा में पूछ सकते हैं। और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करें। इफ यू अप्रिशिएट द नॉलेज, नॉलेज विल अप्रिशिएट यू, समझ रहे कि नहीं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार एक राइट बंडल अगर ब्लॉक है ना, वो मोनोफेसिकुलर है, बट लेफ्ट बंडल अगर ब्लॉक है तो वो बाईफेसिकुलर है। क्या है जी? बाईफेसिकुलर है। चले जी, एक पेशेंट आता है, उसका ये है, शाबाश सारे बोले, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है, ठीक है जी। और इसको साथ साथ ये भी है, राइट बंडल ब्रांच भी ब्लॉक है इसका। क्या है? राइट बंडल। अब देखें, ये एक ही फेसिकल है कि नहीं, और ये एक है कि 2, तो ये बाईफेसिकुलर है। अब समझ गए? ये क्या है जी?
बाईफेसिकुलर ब्लॉक है, ये बाईफेसिकुलर है कि भाई इसका लेफ्ट बंडल ब्रांच का एक फेसिकल है और राइट सारा है, तो राइट तो है ही एक ना, तो ये कौन सा है, बाईफेसिकुलर। अगर मैं कहता हूं ये सिर्फ है लेफ्ट बंडल, ये भी क्या है, बाईफेसिकुलर है, क्या है, बाईफेसिकुलर। अब इधर देखें, एक मरीज आता है, उसका लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या है और इसका राइट बंडल। अब देखें, गौर से सुने, गौर से सुने, लेफ्ट बंडल ब्रांच खुद ब्लॉक होना बाई है कि मोनो, क्योंकि इसके लेफ्ट एंटीरियर भी ब्लॉक है और लेफ्ट हो, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच बाईफेसिकुलर है और इसके साथ अगर मरीज को उसी टाइम पे क्या ब्लॉक है, राइट, तो कितने फेसिकल, तो इसको ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई। तो बंडल ब्रांचेस तो है दो, लेफ्ट बंडल एंड बट लेफ्ट में फेसिकल्स आर टू, तो दैट इज व्हाई इट इज अ ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक। ठीक है जी। और ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक को कंप्लीट फेसिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे ना कि व्हाट इज फेसिकुलर ब्लॉक्स, सो दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्या होते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो फिर आपने बताना इट इज मोनोफेसिकुलर, बाईफेसिकुलर एंड ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रात को एक लिस्ट बताऊंगा ईसीजी में, रात को नहीं, अभी जैसे 2-3 बजे, कि आप लोगों ने करना तो सारा है, लॉट ऑफ टाइम इज देयर, बट नियर एग्जाम वो ईसीजी करे जो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। उनमें से इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आएगी। ठीक है। सी यू ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? और पी